प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो बच्चों देखिए, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकी आनुवंशिकी को दो वर्गों में विभाजित किया गया। आनुवंशिकता अथवा वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। तो बच्चों दूसरा है विभिन्नता अथवा विविधता। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। इसको दो वर्गों में बांटा गया है, शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। तो दो तरह की वेरिएशन आई, एक शारीरिक और दूसरी जनन कोशिका। यह शारीरिकी कोशिका में आती है, शारीरिकी जो है वो शरीर में आती है और यह जनन कोशिका में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। जैव विकास में सहायक नहीं है, जैव विकास में सहायक है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। तो बच्चों ये जो लक्षण होते हैं ये बाद में किए जाते हैं, और जबकि ये लक्षण जन्मजात होते हैं। मानव के बालों का रंग होता है जैसे, मानव शरीर की लंबाई होती है जैसे, तो ये जन्मजात होते हैं। बच्चे के साथ जब जन्म लेता है तो उसके साथ ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और जबकि ये जन्म लेने के बाद उत्पन्न किए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा। तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं क्या होती है देखिए, विभिन्नताएं दो प्रकार से होती है। जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे वो जंतु है अलैंगिक और अलैंगिक, दो प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कम होंगी इसके अंदर, अलैंगिक जनन में बहुत ही कम विभिन्नताएं देखने को मिलती है। डीएनए प्रतिकृति के इसमें न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन, विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन अथवा उत्परिवर्तन के द्वारा होती है। तो बच्चों इसका कारण बताया इन्होंने। विभिन्नता के लाभ क्या हैं? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, यानी उष्णता ज़्यादा गर्मी से हमें बचाती, ज़्यादा सर्दी से हमें बचाती है विभिन्नता। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। जैसे बच्चों कान का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, स्वतंत्र कर्णपाली सबसे नीचे का हिस्सा जहाँ पर बालियाँ पहनी जाती है, और जुड़े हुए कर्णपाली, ये इसका एग्जाम्पल है विभिन्नता का। मेंडल का योगदान देखिए बच्चों। मेंडल ने वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर विपर्यासी अथवा 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। तो मेंडल के प्रयोग देखिए बच्चों, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किए थे। बीज का आकार, प्रभावी लक्षण जो दिखाई दिया वो गोल, और अप्रभावी लक्षण अथवा छुप गया जो वो झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज यानी या बीज का आकार जो था, दो प्रकार के बीज उसने लिए थे, गोल और झुर्रीदार। लेकिन गोल तो अगली पीढ़ी में दिखाई दे गया, लेकिन झुर्रीदार दिखाई नहीं दिया। बीज का रंग पीला प्रभावी लक्षण हुआ। प्रभावी इसको कहा गया जो दिखाई दे गया, और अप्रभावी इसको कहा गया जो छुप गया अगली पीढ़ी में जा कर के। हरा अप्रभावी। फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद,
अप्रभावी सफ़ेद। फली का आकार फूली हुई प्रभावी सिकुड़ी हुई, ये अप्रभावी। फली का रंग हरा प्रभावी, पीला अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अक्षीय प्रभावी, अंत्य अप्रभावी। पुष्प की स्थिति लंबा प्रभावी और बोना अप्रभावी। तो बच्चों, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषकों के 7 जोड़े आपने देखे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया? मटर के स्थान पर किसी और पौधे का चयन क्यों नहीं किया गया? इसके कुछ लक्षण थे और इसमें कुछ आसानी उसको महसूस हुई, इसलिए उसने चयन किया। देखते हैं क्या क्या थे। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया। मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बना देता है। मेंडल द्वारा किए गए मटर के 7 विपर्यास विशेषक, 7 जो लक्षण थे वो देखिए। तने की ऊंचाई लंबा और बौना, फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय और सत्य, फली का आकार फूला और सिकुड़ा हुआ, फली का आकार हरा और पीला, बीज का आकार गोल और मुरझाया हुआ, बीज का रंग पीला और हरा। एकल संकरण देखिए बच्चों, एकल संकरण क्या होता है अथवा मोनो हाइब्रिड। मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। संकरण विधि बच्चों, जिसमें एक संकर किस्म प्राप्त की जाती है। लंबे मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विपक्षी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण देखिए। तो संकरण कैसे कराया जाता है देखिए। लंबा पौधा, जिसको हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, बौने पौधे को स्मॉल टी के द्वारा दिखा दिया। एक टी इधर से और एक टी इधर, इसी तरह एक टी इधर एक टी इधर। और संकरण कैसे हुआ? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिल गई। कैपिटल टी ये वाली और स्मॉल टी मिल गई, और फिर ये वाली टी और ये वाली स्मॉल टी मिली, और फिर ये वाली टी और ये वाली टी मिला दी, टी। तो इस तरह मिल गई। सभी पौधे लंबे होंगे पहली पीढ़ी के दौरान, क्योंकि देखिए सभी के अंदर कैपिटल टी है, ये प्रभावी लक्षण होगा। और F1 जो है वो पहली पीढ़ी है। अब दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे F1 क्रॉस F1, यानी F1 पीढ़ी का फिर से संकरण कराया गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए कुछ लंबे पौधे प्राप्त होंगे, कुछ बौने पौधे प्राप्त होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और कैपिटल टी का संकरण हो गया, लंबा पौधा मिला हमें। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से लंबा पौधा प्राप्त हुआ। फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी, फिर से लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और अब की बार स्मॉल टी और स्मॉल टी, अब की बार बौना पौधा प्राप्त होता है। यानी बौने पौधे लिए गए थे कहाँ पर? पहली पीढ़ी से पहले लिए गए थे, शुरुआती लक्षण था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जा कर के ये लक्षण दिखाई देता है, और वो भी 1/4% दिखाई देता है। 25% चौथा हिस्सा हमें दिखाई देता है। अवलोकन क्या है देखिए इसमें। प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे और 1/4 बौने पौधे थे। जीनोटाइप F2 3:1, 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। F3 संतति में 1:2:1 होगा, यही जीनोटाइप, यानी ये रेशो चेंज हो जाएगी। और संयोजन क्या है? 1:2:1 का।
कैपिटल टी एक अनुपात में होगी और कैपिटल टी स्मॉल टी दो अनुपात में होगी और स्मॉल टी अनुपात एक हो जाएगा यहाँ पर आकर के इसका। तो अनुपात वही रहेगा। देखिए निष्कर्ष देखिए, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि स्मॉल टी और स्मॉल टी बौना पौधा है। कैपिटल टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौने पौधे के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, क्योंकि ये गायब हो जाते हैं, संतति में दिखाई नहीं देते। द्वि संकरण अथवा द्वि विकल्पी संकरण। देखिए द्वि विकल्पी संकरण कैसे होता है। मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। जनक पीढ़ी देखिए, गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। अब इनको डिनोट कैसे किया गया। गोल और पीलों को, गोल के लिए कैपिटल आर, पीले के लिए स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरे के लिए स्मॉल वाई। युग्मक प्राप्त होता है आर वाई पहला, यहाँ से आर वाई स्मॉल आर वाई प्राप्त होते हैं हमें, और गोल और पीले बीज हमें प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हमें गोल और पीले F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। फिर स्वपरागण कराया जाता है इसी का, और स्वपरागण के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ। देखिए युग्मक प्राप्त होता है, ये वाला देखिए इस तरह से, ये आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह से इस तरफ भी ले लेते हैं युग्मक, जो संकरण करेंगे एक दूसरे से मिलकर के जाइगोट तैयार करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे ही ले लेते सेम, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये मिलकर के ये वाले युग्मक बनाते हैं F2 संतति में, F2 पीढ़ी तैयार करते हैं ये। और इसमें देखिए हमें फिनोटाइप अनुपात गोल और पीले बीज 9 प्राप्त होते हैं, गोल और हरे बीज 3 प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार पीले बीज 3 प्राप्त होते हैं, और झुर्रीदार हरे बीज 1 प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से संकरण हुआ इनका। सबसे पहला संकरण देखिए, दोनों कैपिटल मिल जाते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसी तरह से कैपिटल वाई, इस तरह से मिल करके ये गोल और पीला बीज बनाते हैं। इसी तरह से फिर आगे ये संकरण करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो अनुपात है गोल पीले बीज का वो 9 है, गोल हरे बीज का 3 है, झुर्रीदार पीले बीज का 3 है, झुर्रीदार हरे बीज का 1 है। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। कोशिका का डीएनए, जीन डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर सूचना स्रोत, उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण होता है, विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। एंजाइम और हार्मोन विभिन्न लक्षणों की व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। जीन कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है और एंजाइम का दक्षता से कार्य करता है। पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना लंबे पौधे हमें प्राप्त हो जाते हैं। जीन अप्रभावी लक्षण है, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना यहाँ पर, और अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनता है जिससे हमें बौने पौधे प्राप्त होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। XX मादा में पाए जाते हैं और XY नर में पाए जाते हैं। मानव में लिंग पेरेंट्स अथवा लैंगिक गुणसूत्र XY नर के अंदर होते हैं, मादा
के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब संकरण होता है इनका XY, कैपिटल X ये ले लिए हमने और ये मादा के लिए ले लिए। पहले संकरण में हमें XX मिलता है जो कि मादा के लिए है, यानी लड़की को शो करता है, और दूसरा भी हमें XX प्राप्त होता है, ये भी मादा अथवा लड़की को शो करता है। फिर है उसके बाद XY गुणसूत्र जब मिलता है दोनों, तो लड़का पैदा होता है अथवा लड़के के लक्षण है, और फिर चौथा जो है वो भी XY है, ये भी लड़के के लक्षण है। आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है अथवा वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। जय विकास। जय विकास विकास का निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्वजीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। स्थिति देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल देखिए। लाल भृंगों का एक समूह, कीट है बच्चों ये भृंग, और इनका एक समूह है। जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए इनमें सभी भृंग लाल और सभी भृंग हरे, दो तरह के भृंग है तो दो तरह के कीट उत्पन्न हो जाते हैं, लाल और हरे। केवल एक हरा कौवों द्वारा लाल भृंग का लक्षण, भृंगों की संख्या में कमी हो जाती है। कौवे इनको खा जाते हैं लाल भृंग को, क्योंकि घास के ऊपर बैठते हैं जब ये, तो ये दिखाई दे जाते हैं। जबकि हरे भृंग जो होते हैं वो घास के ऊपर बैठते हैं तो वो दिखाई नहीं देते। हरे भृंगों का झाड़ियों में इससे मेल है, इसलिए कौवों द्वारा भक्षण इनका नहीं होता। हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाती है और लाल भृंगों की संख्या में कमी आती चली जाती है। निष्कर्ष, हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ, लाल और नीले भृंग। केवल एक नीला इसमें प्राप्त होता है और नीले भृंगों की संख्या में यहाँ बढ़ोतरी हो जाती है, लाल भृंगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है, दोनों की संख्या में। अब आगे देखिए, कौवे लाल और नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं, भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है। लाल भृंग नीले से अधिक। अचानक हाथी आता है और भृंगों सहित झाड़ी को रौंद देता है, संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला, यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। यहाँ बच्चों रंग से कोई महत्व नहीं है। यहाँ कोई दुर्घटना हुई, हाथी ने एक प्रजाति को रौंद दिया, इसलिए वो नष्ट हो गई और दूसरी जाति ग्रो हो गई। तीसरी स्थिति देखिए, लाल भृंगों का समूह, भृंगों के आवास अथवा झाड़ियों पादप रोग लग जाता है। भृंगों के औषध भार में अल्प पोषित की वजह से कमी, भृंगों की कमी में निरंतर गिरावट, पौधों का रोग समाप्त हो जाता है, भृंगों की संख्या और भार में फिर से वृद्धि। अब की बार भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है, जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के लिए आया था। तो बच्चों यहाँ पर एक रोग की उपस्थिति की वजह से उनकी संख्या कुछ कम हुई थी। ये था उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? ये लक्षण जो जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों की वंशानुगत अथवा पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी को वंशानुगत अथवा स्थानांतरित नहीं होते।
ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं होते उपार्जित लक्षण। और अल्प पोषित भ्रूण के भार में कमी, ये देखे जा सकते हैं। जैव विकास में सहायक होते हैं, मानव की आंखों व बालों के रंग इनके आधार पर निर्धारित होते हैं। जाति उद्भव किस प्रकार होता है? जीन प्रवाह। यह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं। देखिए, उपसमष्टि x1, उपसमष्टि x2, ये स्थानीय है, ये अप्रवासी है। इन दोनों के बीच जनन होता है, जीन प्रवाह होता है, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता आ जाती है। आनुवांशिक विचलन क्या होता है? किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। प्राकृतिक चुनाव वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति एवं जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। भौगोलिक पृथक्करण जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता। आनुवांशिक विचलन देखिए बच्चों, ये समष्टि है Z1 उपसमष्टि, Z2 उपसमष्टि। भौगोलिक रूप से विलगे नदी और पहाड़ इत्यादि। उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ, उसके बाद विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण। उपसमष्टि Z1, उपसमष्टि Z2। आनुवांशिक विचलन होता है, प्राकृतिक विचलन होता है। उपसमष्टि Z1 और Z2 अंतर जनन में असमर्थ हैं। नई स्पीसीज 1, नई स्पीसीज 2। आनुवांशिक विचलन का कारण यदि DNA में परिवर्तन पर्याप्त है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो। विकासीय संबंध योजना। समजात अभिलक्षण। विभिन्न जीवों में ये लक्षण हैं जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृपों, जल स्थलचरों, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि उन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। समरूप अभिलक्षण वह अभिलक्षण जिनकी संरचना और संगठकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं, जैसे पक्षियों के अग्रपाद और चमगादड़ों के अगले पैर। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग को जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। जीवाश्म जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, यानी लंबे समय, लंबे करोड़ों सालों से परिरक्षित जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए। आमोनाइट जीवाश्म का अकशेरुकी। ट्राइलोबाइट जीवाश्म अकशेरुकी। कशेरुकी वो होते बच्चों जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नाइटिया जीवाश्म मछली। राजोसोरस जीवाश्म डायनासोर कपाल। जीवाश्म कितने पुराने? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्मों में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, यानी उनकी उम्र और समय निर्धारण किया जाता है। फॉसिल डेटिंग इसमें कार्बन के एक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। योग्यता को लाभ। आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास DNA में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। प्लेनेरिया में अति सरल आँखें होती हैं, कीटों में जटिल आँखें होती है, मानव में दबी नेत्र आँखें होती है। गुणता के लाभ। पंखों का विकास। पंख अथवा पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। डायनासोर के पंख थे
पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया कृत्रिम चयन। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जंगली गोभी, गांठ गोभी, केल गोभी। फूला हुआ बाग जिसको गांठ गोभी कहा गया। पुष्पों की वृद्धि जिसमें रुक गई उसे ब्रोकाली कहा गया। बद्ध पुष्प जिसमें पुष्प बंधित हो गए उसे फूलगोभी कहा गया। पत्तियों के बीच दूरी हो गई जिनमें उसे गोभी कहा गया, केवल गोभी इसको कहा गया। और केवल चौड़ी पत्तियों वाली जो गोभी हुई उसको केल कहा गया। जंगली गोभी का विकास इस प्रकार हुआ। देखिए, आणविक जाति वृद्धि, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नता या अधिक संख्या में संचित होंगी। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका का माना गया मूल रूप से। फिलीपींस, यहाँ से ये विभाजित होता चला गया। पहले इससे सबसे पहले अफ्रीका में बसता था, उससे फिर वो स्थानांतरित हुआ फिलीपींस में, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया, फिर मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया। विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में भटकने लगे, कुछ वापस आकर के परस्पर मिल भी गई। आनुवांशिकी परिभाषाएं। जीन, मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। युग्म, विकल्पी और अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म, विकल्पी अथवा अलील कहा गया। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। विषम युग्मनजी, वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। युग्मनजी, वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। प्रभाविता, वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होती है। अप्रभावी, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता है। जीन प्ररूप अथवा जीनोटाइप, जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। दृश्य प्ररूप, जीव का बाहरी दृश्य के रूप का प्ररूप, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, उदाहरण के लिए भृंगों के शरीर के रंग में परिवर्तन। स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीव का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिनमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 9। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।